कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अमेरिकी क्रांति है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कराने का प्रयास करूंगा, तो इसको समझने का आप प्रयास करें। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो अब एग्ज़ाम होगा आपका STET का, वो ऑनलाइन पैटर्न पर होगा और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा, इसलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अच्छे से कवर करके ही जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करके बोलते हैं सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि मेरा मानना है स्टूडेंट्स कि एग्ज़ाम होने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है और पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और जब तक मुझे लगता है कि जब तक आपको जॉब ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई सियोरिटी नहीं है। क्या पता रिजल्ट अगर दे भी दिया तो आपका उसमें नहीं हो। चूंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था जो पिछले बार, उसके क्वेश्चंस इजी थे, टफ नहीं थे। बहुत लोग को लगता होगा कि टफ थे और 90 और 100 ला रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका अगर रिजल्ट भी देगा आप तो आप देख लीजिएगा, लेकिन देगा नहीं, मेरा जहाँ तक ये मानना है। और मेरा गेस कभी जल्दी फेल नहीं होता है। पिछले बार भी मैंने बोला था कि चारों पेपर आप पढ़ के जाइए, 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी शुरुआत के जितने भी थे वो मैंने 25-25 का ही कंडक्ट करवाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दबाव दिया तो फिर मैंने टेस्ट के जो रूप था उसका परिवर्तन कर दिया था। लेकिन इस बार मैं फिर आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फिर से होने की संभावना बिल्कुल है। बिल्कुल 100% तो सियोरिटी के साथ मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन इतना ज़रूर है कि एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल 90% से ज़्यादा है। और पढ़ना आपके लिए अभी ज़रूरी है और पढ़ने से आपको कोई बुराई नहीं है। टेस्ट दीजिए, पढ़िए जब तक आपको जॉब ना लग जाए, ठीक है, मैं यही कहूँगा। तो दिमाग को एकदम पूरा रिलैक्स में मत छोड़िए अभी जब तक आपका जॉब ना हो जाए, ठीक है। चलिए एक बार और मैं आपको सूचना दे दूं कि हमारी संस्थान ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और मात्र 499 में, ठीक है, मात्र 499 में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को फॉलो करते हुए हैं। और ये जो टेस्ट अगर आप 30 दे देते हैं तो उसमें से आप इतना ज़रूर गौर करेंगे कि 50 क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री के पूछे जाएंगे तो उसमें ज़रूर 40 क्वेश्चन मेरे सेट के होंगे, गारंटी मैं ये बात का ले सकता हूँ। पिछले बार भी अगर आप लोग हमसे परचेज किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो भी STET का एग्ज़ाम हुआ उसके 90% क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स के थे, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में इस बात की पुष्टि भी की है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7070634348 जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं। या अगर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है www.competitionhub, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए competitionhub.org.in, ठीक है। ये मेरा साइट है, यहाँ पर जाकर के आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा डेमो टेस्ट के लिए। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें 499 है, जिसमें 30 ऑनलाइन टेस्ट में करवाऊंगा, साथ साथ आपको PDF भी मिलेंगे। ये सारे जो भी आपको मैं कराता हूँ उसके भी PDFs, वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, ठीक है। और 30 ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखा गया हमारे संस्थान के द्वारा। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं अमेरिकी क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि विश्व इतिहास का है। देखिए, विश्व इतिहास वास्तव में क्या है कि औपनिवेशिक जो भी दौर चला है पूरे विश्व में, उसी की मुक्ति का इतिहास है, ठीक है। एक तरफ जो है कई देश जो है औपनिवेशिक विस्तार में लगे हुए हैं, साम्राज्यवादी विस्तार में लगे हुए हैं, तो दूसरे तरफ जो है बहुत सारे देश उससे मुक्ति की राह में लगे हुए हैं। तो यही एक जो सिलसिला चला है वही आपके यूरोपियन इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोलंबस। किसने लगाया? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। ऐसे यह निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन यह भटकते हुए पहुंच गया था कोलंबस, कहाँ? अमेरिका, जिसको कि यह नई दुनिया के नाम से
रखा गया। बाद में जाकर के अमेरिका में जो है ब्रिटेन वासी जाकर के बसे हैं और तब जाकर के अमेरिका जो है एक उपनिवेशिक रूप धारण करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कोलंबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सारे को अगर आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक वाशिंगटन थे, इसीलिए तो इनके नाम पर जो है वहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी रखी गई है। ठीक है, नेविगेशन एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नेविगेशन एक्ट स्टूडेंट 1651 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये क्या था नेविगेशन एक्ट? कि जो भी अमेरिका में व्यापार होगा वह किसके द्वारा होगा? तो ब्रिटेन के जहाज़ों के माध्यम से होगा, जो अमेरिका चाह करके भी अपना जहाज इसमें उतार नहीं सकता व्यापार के लिए। ठीक है, तो यही नेविगेशन एक्ट जो है थोपा गया था किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। कहाँ पर? तो अमेरिका पर। चूंकि आप जानते होंगे कि अमेरिका भी शुरुआत में ब्रिटेन का ही उपनिवेश रहता है, और आप जानते होंगे ये भी कि अमेरिका की 80% आबादी जो थी शुरुआत में वो ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिश ही थे, क्योंकि अंग्रेज व्यापारी ही जाकर के वहाँ बसे थे। ठीक है, तो इसलिए नेविगेशन एक्ट अधिनियम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि नेविगेशन एक्ट जो है वो ये है कि अमेरिका में जितने भी जहाज व्यापार करेंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटेन के होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन। देखिए, फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन अमेरिकी स्वतंत्रता जिस दिन हुआ है, ठीक है, जैसे भारत में 15 अगस्त 1947 को मिला था, उसी प्रकार से अमेरिका जो स्वतंत्र रूप से जो है फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। ठीक है, तो जो फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 4 जुलाई 1776 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो वो थॉमस जेफरसन थे। कौन थे? तो थॉमस जेफरसन, और ये उस समय के क्रांतिकारी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और इन्हीं लोग की मदद से जो आपने तत्कालिक कारण में देखा होगा कि जो बोस्टन की जो चाय पार्टी की घटना जो होती है अमेरिका में, तो इसमें भी जो है जेफरसन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो जेफरसन याद रखना है आपको, थॉमस जेफरसन। स्वतंत्रता जो अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र तैयार किया है वो किसने किया है? तो थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? आपको पता होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का बहुत बुरा तरीका से हार हुआ था, जिस कारण से फ्रांस जो था वो इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था। ठीक है, और इसीलिए उसने क्या किया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की मदद की। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने मदद किया है? तो फ्रांस ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है, ये टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था। बोस्टन की जो चाय पार्टी थी वास्तव में क्या था कि अमेरिका में कई तरह के इससे पहले टैक्स कर लगाए गए थे। उस समय लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी ब्रिटेन में, उसने बहुत प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने कई तरह के टैक्स वहाँ पे लगा दिया था। और इसी दौरान लेकिन उनको लगा कि कुछ टैक्स में रियायत दिया जाए, तो एक्चुअली जो भी चाय का जो व्यापार होता था वो एशियन कंट्री से ब्रिटेन के थ्रू चाय अमेरिका जाता था, जिस कारण से वो चाय महंगा होता था। ठीक है, अमेरिकी वासियों को ज़्यादा जो है चुंगी देना पड़ जाता था, तो इसके लिए उनको लगा कि थोड़ा सा रियायत दिया जाए। लेकिन इन लोग को जो अमेरिकी क्रांति के नायक रहते हैं जेफरसन वगैरह, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई चाल है और इसके माध्यम से जो है फिर से यह टैक्स बढ़ाने का प्रयास करेगा ब्रिटेन। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, जो चाय का खेप जाता है और डायरेक्ट जो है एशियन कंट्री से वहीं भेजा जाता है,
तो उन्हें लगता है कि इसी के बहाने ये जो है ब्रिटेन की सरकार जो है हम लोग पे टैक्स फिर से बढ़ाएगी, और उसने जो है सारा चाय के खेप को समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, तो जिस कारण से इस घटना को उसके बाद जो है दोनों जो भी उपनिवेशिक और ब्रिटेन के बीच में, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो है सैनिक और जनता जो भी क्रांतिकारी थे उनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था अमेरिकी क्रांति के ही दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्थापित की गई थी। अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? ठीक है, तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसीलिए जब आज़ाद होता है तो वाशिंगटन राजधानी पड़ी है, नाम राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी पड़ा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो आप देखिए वाशिंगटन है। कहाँ है? वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की? एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, विचारक हैं, थिंकर हैं, और कॉमन सेंस की रचना कौन किया है? तो थॉमस पेन ने किया है। किन्होंने किया है? थॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की है। ठीक है, और उस समय इन्होंने ही जो है, और ये इंग्लैंड के थे, और इन्होंने बोला था कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को, मुझे आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा देश जो है ब्रिटेन के बारे में, कि इतने बड़े देश, अमेरिका बड़ा है ब्रिटेन से, कि शासन कर रहा है। ठीक है, कि इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश पर कैसे शासन कर रहा है। ठीक है, तो इस बात से भी जो है उन लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आती है अमेरिकी वासियों में, और वो जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध जो है लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था, जो इनका कथन है, यह बहुत अटपटा लगता है कि ब्रिटेन जैसा छोटा देश अमेरिका जैसे बड़े देश को शासित कर रहा है। ठीक है, और जिस कारण से जो है पत्रकारिता ये करते थे, तो जिससे कि लोगों में चेतना आई थी कि वास्तव में एक छोटा सा देश हम पे शासन कर रहा है, तो उसी दिन से जो है ये लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं। तो थॉमस पेन, कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन की ही रचना है। ठीक है, थॉमस पेन अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए ये व्यक्तित्व हैं, और ये ब्रिटेन के थे। वास्तव में ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में देखिए मध्यम वर्ग का जो परिवार था, व्यापारी वर्ग था, वही आकर के अमेरिका में बसा था, और वो नहीं चाहता था कि उसके व्यापार में क्या करे, सरकार हस्तक्षेप करे। वो अहस्तक्षेप की नीति चाहता था। ठीक है, और वो चाहता था कि हमें स्वतंत्र, क्योंकि आपको पता होगा कि 1688 ईस्वी में ही गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, ऐसे तो अभी भी है, लेकिन इसको लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे, और इनको जो था मतलब स्वतंत्रता और जो व्यापार में किसी प्रकार का जो अवरोध इन्हें अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई अवरोध पहुंचाए, तो मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा का निवासी था। कहाँ का था? तो जेनेवा का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो हमने अभी आपको बताया कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ है 1756 से 63। कब हुआ है? तो 1756 से 63। तो इसमें किसकी विजय हुई? देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, और इसमें विजय हुई इंग्लैंड की। किसकी विजय हुई? इंग्लैंड की, और फ्रांस हार जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए वो 1775-76 में जो है अमेरिका का मदद करता है। कौन? फ्रांस। और उसके बाद यही जागरूकता जब यहाँ के सैनिक फ्रांस जाते हैं, तो वहाँ पर भी वहाँ के जार निकोलस के विरुद्ध में जो है सरकार जो है, मतलब वहाँ के राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोध में यहाँ के सैनिक विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो 1789 में आप देखे होंगे कि फ्रांस में भी जो है एक नया जो लोकतंत्र की स्थापना होती है। फिलाडेल्फिया
का प्रथम कांग्रेस कब हुआ था? देखिए, फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस जो हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय कांग्रेस में जो है स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और यह घटना जो है अमेरिकी इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए पूछ सकता है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इसके स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? ठीक है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक है, देखिए इंग्लैंड अगर पूरे अमेरिका के देखिए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 2 अमेरिका का है। तो उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा लोग कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और दक्षिणी अमेरिका में अफ्रीकी देश से लाए गए दास थे, क्योंकि यह जो क्षेत्र था वो कृषि मूलक क्षेत्र था, कृषि प्रधान क्षेत्र था और पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ पे दास प्रथा थी और यहाँ पे जो थे डेवलप औद्योगिकीकरण हो चुका था, उद्योग धंधे थे, व्यापार व्यवसाय था। ठीक है, तो 13 उपनिवेश स्थापित ब्रिटेन के द्वारा ही किया गया था। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगा? चलिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, कोलंबस। बड़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार आता है। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? तो अभी मैंने चर्चा किया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। कौन था? जॉर्ज तृतीय। और जब अमेरिकी क्रांति में जब अमेरिका की जीत होती है तो वहाँ भी ब्रिटेन में भी जो है सत्ता परिवर्तन होता है और जॉर्ज तृतीय की सरकार समाप्त हो जाती है। उस समय प्रधानमंत्री जॉर्ज तृतीय ही थे। किस संधि के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो अमेरिकी यहाँ होगा, मेरी लिखा हुआ है, अमेरिकी। ठीक है, तो यह है पेरिस की संधि। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? पेरिस की संधि। ठीक है, हुई और उसी दौरान जो है इसको मान्यता मिली, स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए 1765 ईस्वी में। उस समय ग्रीन विले की सरकार थी। किसकी सरकार थी ब्रिटेन में? ग्रीन विले। कब? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ग्रीन विले की सरकार ने एक एक्ट लाया जो कि स्टैम्प एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि जो भी पत्राचार जो भी थे पत्र, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया गया। ठीक है, जो भी समाचार पत्र, जो कानूनी व्यापारिक दस्तावेज जो थे उन पर जो है टैक्स लगा दिया गया, कर लगा दिया गया, जो कि स्टाम्प एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण था अमेरिकी क्रांति का 1765 ईस्वी में। उस समय किसकी सरकार थी? तो ग्रीन विले की सरकार थी ब्रिटेन में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति तो कॉर्नवालिस थे। आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इसी के बाद जो है 1757 की घटना आप देखिए, भारतीय इतिहास को जोड़िए। ठीक है, जहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद अब क्या हुआ? एक तरफ ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका तो गया, लेकिन दूसरी तरफ भारत अब उसके चंगुल में अच्छे तरीका से आ चुका है। इसलिए ब्रिटेन को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका से ज़्यादा उसे कहीं लाभ एशियन कंट्री से व्यापार के द्वारा हो रहा था। ठीक है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान जो है कंप्लीट रूप से जो लागू हुआ है वो हुआ है 1700, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में अमेरिका में जो संविधान बन करके तैयार होकर के लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो दुनिया का याद रखेंगे, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का ही है। ठीक है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? तो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो पेरिस की संधि। किसके द्वारा मिला है? तो पेरिस की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किए थे? किसने किया था? तो स्पेन ने किया था। ठीक है,
सबसे पहले उपनिवेश स्पेन ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग उसमें भाग लिए थे, गए थे, तो वो गए थे ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन स्पेन सब आपस में ही सटे हुए देश हैं, तो व्यापारिक प्रवृत्ति थी इन लोगों में, क्योंकि इससे पहले औद्योगिक क्रांति आ चुका था, पुनर्जागरण आ चुका था, तो ये लोग व्यापार पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और ये लोग जा कर के बसे थे। तो अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपनी उपनिवेश स्थापित किया था, तो स्पेन ने। लेकिन वह साम्राज्यवादी देश नहीं था, वो साम्राज्य विस्तार नहीं करता था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? देखिए, ये जो नारा दिया गया था वो सैमुअल एडम्स के द्वारा अमेरिकी क्रांति में दिया गया था। और चूंकि ब्रिटेन में किसी प्रकार का जो है इसका लीडरशिप नहीं था अमेरिका का, लेकिन अमेरिका जो है शासन कर रहा था, ठीक है। तो इन लोग का कहना था कि प्रतिनिधित्व तो नहीं, जब हमारा कोई प्रतिनिधि इंग्लैंड में है ही नहीं तो हम क्यों कर दें आपको, ठीक है। तो याद रखना है सैमुअल एडम्स, ठीक है, इसका योगदान था, ठीक है, अमेरिकी क्रांति में। और इन्होंने ही नारा दिया था प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है बोस्टन की बंदरगाह पर चाय की खेप को समुद्र में फेंका गया था। सैमुअल एडम्स ही नेतृत्व करता थे। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को ऐसा काम किया गया था। बोस्टन की चाय वाली घटना कब किया गया था, बोस्टन वाला, वो भी याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 को, ठीक है। उस समय नेतृत्वकर्ता सैमुअल एडम्स थे। स्टैम्प एक्ट किसने लगाया था? तो अभी मैंने आपको बताया किसने लगाया था, ग्रीन वैली की सरकार ने जो है स्टैम्प एक्ट लगाया था, पत्राचार पे टैक्स, ठीक है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो लॉर्ड नॉर्थ ने बनाया था। यही लास्ट में जो लॉर्ड नॉर्थ ही रहता है जिस समय बोस्टन की टी घटना जो पार्टी जो होती है, क्योंकि ये जो है नेविगेशन एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट को ये लाया था, ठीक है, जिस कारण से जो है लोग खफा थे, ठीक है। तो 5 असहनीय कानून किसने लगाया था? तो लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है। इसी के द्वारा यही जब शासन कर रहे थे तभी जो है बोस्टन की चाय की घटना होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। वाशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पे वहाँ की राजधानी है। बोस्टन की चाय घटना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया बोस्टन की चाय घटना 1773, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते, किस क्रांति ने नारा दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो ये अभी तुरंत हमने बताया अमेरिकी क्रांति का ही, स्वतंत्रता संग्राम का ही नारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो देखिए जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ वो 1773 ईस्वी में ही हो गया है, ठीक है, जब बोस्टन की चाय घटना होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, 1774 दिख रहा है तो इसको हम 1774 कर देंगे, ठीक है। 1773 ऑप्शन रहता तो 1773 ही कर देते, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो 17 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ, अच्छा, तो ये जो हुआ है वो युद्ध हुआ है ब्रिटेन के विरुद्ध, युद्ध नहीं, सॉरी, ये घटना शुरुआत हुई थी 1773 में, तो 1775 ईस्वी में युद्ध हुआ है, ठीक है। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश वासी लेक्सिंगटन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश वासियों लेक्सिंगटन, ठीक है। तो ये ब्रिटिश वासियों और अमेरिकी वासियों के बीच में जो यह युद्ध हुआ है वो 1775 ईस्वी में लेक्सिंगटन में हुआ था, लेक्सिंगटन, ठीक है, लेक्सिंगटन में हुआ है, ठीक है। और इसी में जो है फ्रांस ने अपनी सेना को भेजा था अमेरिका के मदद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ है वो 1775 ईस्वी में ही हुआ है, और 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को वही लेक्सिंगटन में जो युद्ध हुआ है अमेरिकी वासियों और इंग्लैंड वासियों के बीच में,
वही हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए लेक्सिंगटन में लिखा हुआ ऑप्शन, अभी मैंने चर्चा किया लेक्सिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जॉर्ज तृतीय किस नीति उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा? प्रजापतीय। अब देखिए अभी मैंने बताया था, तो इसका जो कौन सा नीति लगाया था जिस कारण से जो है यह आंदोलन भड़का था? तो व्यक्तिगत शासन की जो नीति इसने जो लाई थी, अपने मन के हिसाब से जो मन करता था वो करता था, शासन पद्धति व्यक्तिगत, जिस कारण से जो है उसके उपनिवेशिक, ब्रिटेन के उपनिवेशिक देशों में जो है आक्रोश पनपा था। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? देखिए ईसाई धर्म, अगर आप धर्म युद्ध पढ़िएगा तो दो भाग में बंट जाता है। एक तो आपके एंग्लिकन होते हैं और दूसरा प्यूरिटन। तो प्यूरिटन में ही जो है अमेरिकी उपनिवेश, चूंकि देखिए और ये मानते थे कि राज्य और जो है धर्म अलग अलग है, जबकि एंग्लिकन जो थे ब्रिटेन में एंग्लिकन थे समुदाय के, ठीक है, तो वो जो है राज्य पे धर्म का जो आधिपत्य मानते थे, ठीक है, धार्मिक जो भी पोप पादरी के द्वारा जो राज्य किया, जो कार्य किए जाते थे उसमें हस्तक्षेप किया जाता था, जबकि प्यूरिटन में ऐसा नहीं था। ये दोनों को अलग अलग मानते थे, ये सिर्फ धार्मिक जो भी क्रियाकलाप था उसमें भाग लेते थे। तो अमेरिकी जो उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो प्यूरिटन को मानते थे। वो राजतंत्र में विश्वास, मतलब राजा के को हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं रखते हैं। क्यूबेक एक्ट किस देश के पास हुआ? क्यूबेक एक्ट किस देश के पास हुआ? तो किस देश में पास हुआ होना चाहिए था क्यूबेक एक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो एग्जैक्ट आंसर है स्टूडेंट वो हो जाएगा कनाडा। क्यूबेक एक्ट जो है कनाडा, किस देश में पास हुआ? तो कनाडा में। ये उत्तरी अमेरिकी देश है, ठीक है, कनाडा। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरिश फ्री स्टेट आयरलैंड को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को। किसे कहा जाता है नई दुनिया? अमेरिका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यही लास्ट था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है। अमेरिकी क्रांति के अगर आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से सुन लिए होंगे तो मुझे लगता है कि अब आपके पास अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आ गए होंगे और आपने मेरा थ्योरी पेपर जरूर पढ़ा होगा जो मैंने थ्योरी में बताया है, ठीक है। और इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए कोई भी शक और जो होता है कन्फ्यूजन में ना रहें, आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। क्योंकि एग्जाम, देखिए एग्जाम बिहार का है और कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है उसके प्रॉपर सिलेबस अगर लिख भी दिए जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन सिर्फ आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हिस्ट्री है, अगर आप टीचर बनते हैं और आपको पूरा हिस्ट्री के टीचर बन रहे हैं और पूरा हिस्ट्री का भी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री के चारों पोर्शन जो सेक्शंस हैं, एनिशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये चारों सेक्शन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे किया जा सकता है, ठीक है। और इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पढ़ने में कोई भी जो है आपको हानि नहीं है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हानि हो सकता है। हर एक व्यक्ति को आपको जो है दोनों पहलू लेकर के चलना होगा। हुआ तो भी गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड। हम जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर, बस क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज और जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और घबराइए नहीं, और घबराने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है, नीतीश सरकार पे छोड़ दीजिए, बाकी आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर से लास्ट बार मैं बता दूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 70 70 63 43 48 या www.competitionhub.org.in मेरा वेबसाइट एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप यहां पर जाकर के डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री आप दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप परचेज करेंगे तो वहीं पर नीचे में STET कंप्लीट पैकेज लिखा हुआ, बाय नाउ कीजिए मात्र 499 में, ठीक है, 499 रुपया बहुत ही
कम कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं मिलता आज के डेट में आपको, ठीक है। और हमारी संस्थान ने अगर यह आपको दिया है तो आपके लिए यह बहुत ही फायदा कारक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।